नमस्कार। आज हम लोग मौलिक अधिकार में आगे का चैप्टर देखेंगे जो कल रह गया था, उसको अब आज देखते हैं। कल हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल 19 को पढ़े थे। 19 से 22 में है स्वतंत्रता का अधिकार। कल 19 को हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग 21 को पढ़ेंगे, 20 को पढ़ेंगे और 22 को पढ़ेंगे। 3 आर्टिकल आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर 22 तक। पहला है अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें 3 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा दिया जाएगा। दूसरा है अपराध करने के समय जो कानून होगा उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और न बाद में बने कानून के तहत। तीसरा है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 19 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उस अपराध के लिए उसको किस तरीके का संरक्षण मिल सकता है, यानी किस तरीके का उसको उससे बचाव मिल सकता है, इसका वर्णन किया गया है। इसमें 3 प्रकार के वर्णन है। पहला कहता है कि एक अपराध के लिए एक बार सज़ा मिलेगी। अब जैसे देखिए, कोई व्यक्ति एक खून कर दिया, उसको एक बार सज़ा हो गई, तो ऐसा नहीं है कि उसी खून के चलते उसको बार बार सज़ा मिलेगी। और ये भी नहीं कि एक बार जीवन में खून कर दिया है तो फिर कितनी भी बार वो खून करता रहे उसको सज़ा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। एक खून के लिए एक बार ही सज़ा मिलेगी। जैसे देखिए, कोई नेता कभी भड़काऊ भाषण दे देते हैं तो भारत के अलग अलग कई एक राज्यों में उन पर केस दर्ज हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सब जगह जितने भी न्यायालय में उन पर केस दर्ज है सब जगह से घूम घूम के वो सज़ा भुगतेंगे। जो न्यायालय पहले सज़ा दे देगा वो सज़ा उन पर लागू होगा। सपोज करिए कि उत्तर प्रदेश में किसी इलाहाबाद में कोई एक केस रजिस्टर्ड हुआ। अगर इलाहाबाद न्यायालय जो है उनको सज़ा दे देता है कि 5 महीने की सज़ा होगी इनको, तो अब यहीं पर ये ख़त्म हो गया। अब वो एक जगह 5 महीने की सज़ा भुगतेंगे, उसके बाद बाकी सारे जो केस हैं उन पर ख़त्म हो जाएंगे। तो एक अपराध के लिए एक बार सज़ा मिलेगा। अपराध करते समय जो कानून होगा उसी के तहत सज़ा मिलेगा। जैसे मान लीजिए आज उन्होंने कोई अपराध किया और कल कोई कानून ख़त्म हो गया था इससे जुड़ा हुआ, तो वो उन पे लागू नहीं होगा। या आने वाले कल में कोई कानून ख़त्म होगा तो वो लागू होगा उन पे। तो जिस समय जो अपराध वो करेंगे वो उसी समय उन पे वो कानून लागू होगा, न पहले वाला न बाद वाला। ये 2 हो गया। तीसरा कहता है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि न्यायालय में आप ये नहीं कर सकते कि उसको मार पीट के ज़बरदस्ती उससे कहिए कि नहीं तुम अपराध किए ही हो, जब तक वो अपराध उस व्यक्ति पर साबित नहीं हो जाता है। जैसे पुलिस ने साबित कर दिया कि इस व्यक्ति ने खून किया है, तो खून किया है तो उस किस हथियार से किया, कैसे किया, वो सबूत चाहिए कोर्ट को। या ये व्यक्ति कह दे कि हाँ हम खून किए हैं तो भी कोर्ट नहीं मान लेगा कि हाँ इसने खून किया ही है जब तक इसके खिलाफ कोई सबूत न मिल जाए। तो स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए न्यायालय में बाध्य नहीं किया जाएगा। तो 3 आर्टिकल 20 के तहत 3 लाभ मिला हुआ है। अनुच्छेद 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसमें हमेशा संशोधन होते रहता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जैसे हमारे कानून में इस बात का प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति ने हत्या की है तो उसे धारा 302 के तहत उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो ये न्यायालय तय करेगा। न्यायालय ही उस व्यक्ति का जीवन ले सकता है, यानी कि उसको फांसी दे सकता है। तो और न्यायालय के अतिरिक्त और किसी को ये अधिकार नहीं है कि उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसे कहते हैं जैसे किसी व्यक्ति को आप कैद करके नहीं रख सकते जब तक न्यायालय न कहे। किसी को आप घर में यूं ही बंद करके नहीं रह सकते, या कहें कि उसे सिक्कड़ में बांध के, जंजीर में बांध के आप नहीं रख सकते उसको। ये न्यायालय तय करेगा कि इस व्यक्ति को 5 महीने की सज़ा होगी या साल भर की सज़ा होगी या उम्र कैद होगा या फांसी होगा। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त और किसी भी तरीके से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन हो गया यानी कि मृत्युदंड आप उसको हत्या नहीं कर सकते, उसको गोली नहीं मार सकते। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि उसको घर में बंद करके आप नहीं रख सकते, जंजीर में सिक्कड़ में बांध के आप उसको नहीं रख सकते। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है।
21 के क जो है कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002। अब ये इतना आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, खासकर अभी जो बीपीएससी के द्वारा जो टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें ये आर्टिकल मैं गारंटी तो नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है कि ये क्वेश्चन उसमें आएगा, इसलिए कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए इसमें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। पहले ये व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 45 के तहत की गई थी, लेकिन देखा जा रहा था कि नीति निर्देशक तत्व को आप न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवा सकते, ये राज्य की इच्छा होती है कि वो लागू करेगा या नहीं लागू करेगा। तो इसमें देखा जा रहा था कि राज्य जो है इस मामले में उदासीन रवैया अपना रहे थे, उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे आर्टिकल 45 से निकालकर 21 के क के तहत इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब राज्य को ये अनिवार्य हो गया, मौलिक अधिकार का हनन हो नहीं सकता आपातकाल को छोड़ के। किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार उसका जीवन जब से वो जन्म लेगा और जब तक वो जीवित है तब तक उसको मिलेगा। तो इसे आर्टिकल 21 के क में रख दिया गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को आपको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना ही है, ये राज्य का दायित्व होगा। इसके अलावा आप इसमें आप बच नहीं सकते, ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार हो जाता है। और ये कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो ये आने वाले टीचर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसी के तहत 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। A.K. गोयल इसके अध्यक्ष हैं। अब इसमें यह भी व्यवस्था किया गया 2010 में कि स्वच्छ स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराना होगा राज्य को। राज्य इस तरीके की व्यवस्था करे कि गंदगी ज़्यादा ना हो, प्रदूषण ज़्यादा ना हो, एक स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराना भी राज्य का दायित्व होगा। इसी के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में की गई कि अगर कोई फैक्ट्री या संस्था या व्यक्ति पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं तो उनका केस एनजीटी में चलेगा, राष्ट्रीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में चलेगा। अलग से ये व्यवस्था का है कि अगर न्यायालय में चलेगा तो प्रक्रिया काफ़ी लंबा खींच जाएगी। तो इसके लिए एनजीटी की व्यवस्था की गई 2010 में, और इसके अध्यक्ष होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, उन्हीं में से किसी एक को इसका न्यायाधीश बनाया जाता है। A.K. गोयल अभी इसके न्यायाधीश हैं। तो अगर पर्यावरण से संबंधित किसी भी तरीके का कोई मामला इनके संज्ञान में जाता है तो उस पर यही फैसला करेंगे, यानी कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ही फैसला करेगा। तो स्वच्छ स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराना भी आर्टिकल 21 के तहत आता है। देश के बाहर जाने का अधिकार, मेनका गांधीवाद में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता थी। ए में था बोलने की स्वतंत्रता, बी में था सभा करने की स्वतंत्रता, सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता, और डी में था देश के अंदर कहीं भी घूमने फिरने जाने की स्वतंत्रता। देश के अंदर आर्टिकल 21 में कहता है देश के बाहर, 19 में कहता है देश के अंदर, और आर्टिकल 21 कहता है कि देश के बाहर आप कहीं भी जा सकते हैं, सरकार आपको रोकेगी नहीं। कभी कभी आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि न्यायालय आदेश देता है कि इनका आप पासपोर्ट जब्त करिए, यानी कि आप देश के बाहर नहीं जा सकते, आप देश में ही रहेंगे लेकिन देश के बाहर नहीं जा सकते। ये वाद आया था मेनका गांधीवाद में, जो वरुण गांधी की माँ मेनका गांधी हैं, उनके द्वारा ये केस किया गया था। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि आप देश के अंदर देश के बाहर आप जा सकते हैं। लेस्बियन यानी कि गे मैरिज, माँ बनने का अधिकार, ये जो सारे अधिकार हैं ये जो है आर्टिकल 21 में आते हैं। लेस्बियन मैरिज क्या होता है? लेस्बियन मैरिज होता है कि समान लिंग में शादी, लड़का लड़का शादी करे, लड़की लड़की से शादी करे। ये जो है ये भी मौलिक अधिकार है, आप इस पर किसी भी तरह का रोक नहीं लगा सकते। तो या माँ बनने का अधिकार, कोई महिला माँ बनना चाहती है तो आप उसको रोक नहीं सकते, या माँ नहीं बनना चाहती है तो आप उस पर दबाव बना के आप ये नहीं कर सकते कि तुमको माँ बनना होगा। तो ये सब आर्टिकल किस में आते हैं? ये सब अधिकार किस में आते हैं? ये सब अधिकार आते हैं आर्टिकल 21 में। अब हम समझेंगे आर्टिकल 22 को। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जा गया है तो उसे निम्न अधिकार मिले हैं। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। तीसरा, उसे अपने पसंद के वकील की सलाह लेने का अधिकार होगा। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया है, यानी कि उसको उसे किसी भी कोई बताया नहीं गया कि क्यों गिरफ्तार किया जाता है,
तो इस पर 3 प्रकार के उसे आर्टिकल 22 के तहत उसको अधिकार मिला हुआ है। पहला कहता है कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। आपको बताना होगा कि आप क्यों हिरासत में ले रहे हैं। आप फिल्म वगैरह देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि जब पुलिस आती है गिरफ्तार करने, तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है पूछता है कि आप किस लिए मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या कारण है गिरफ्तारी करने का। तो पुलिस कारण बताएगी कि आपने यहाँ यहाँ ये केस किया था, या आपने यहाँ यह क्राइम किया था, आपके ऊपर ये केस हुआ है और उसमें आप पे गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। दूसरा है 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा। कहीं पे भी आप गिरफ्तार करते हैं, केवल आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होगा और वहाँ न्यायालय से परमिशन लेना होगा कि हम इस व्यक्ति को गिरफ्तार किए। अब ये क्यों व्यवस्था किया गया? ये इसलिए व्यवस्था किया गया है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को लापता कर दे, पता ही नहीं चले कि हाँ हम गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिए हैं, तो न्यायालय के संज्ञान में जब तक मामला आएगा नहीं तो उस पर न्याय होगा नहीं। इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि दूसरे राज्य की पुलिस किसी राज्य में आई और वहाँ पर गिरफ्तार करके ले गई। तो जब दूसरे राज्य की पुलिस राज्य में आती है और गिरफ्तार करती है, तो उस जिस राज्य में, जैसे सपोज करिए कि यूपी की पुलिस बिहार में आके गिरफ्तार की, तो बिहार के किसी भी शहर में, जिस शहर में वो गिरफ्तारी की है, उस शहर में वहाँ के न्यायालय में गिरफ्तार करने के बाद उसको पेश करना होगा। और न्यायालय जब तक आदेश नहीं देगा कि हाँ आप ले जा सकते हैं, जो यूपी की पुलिस जब आएगी न्यायालय के सामने ये रखेगी कि हमारे यहाँ इस व्यक्ति ने इस ज़िले में ये अपराध किया है जिस पे गिरफ्तारी वारंट न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है, इसलिए इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है। तो जब तक न्यायालय आदेश नहीं देगा तब तक वो यूपी की पुलिस उस व्यक्ति को यहाँ से नहीं ले जा सकती। इसलिए आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पेश करना होगा। तीसरा कहता है कि उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने के अधिकार होगा। आप जब कोई फिल्म वगैरह देखते होंगे तो आप देखेंगे कि जब कोई बड़ा क्रिमिनल गिरफ्तार होता है, पुलिस उसे ले जाती है, तो वो कहता है कि मैं नहीं कुछ बोलूँगा, मेरा वकील बोलेगा, मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया, वो आएंगे और वही बोलेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो यानी कि उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा कि वो सलाह लेगा कि मुझे क्या इस मामले में बोलना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ बोलूँ और पुलिस उसको मेरे खिलाफ ही यूज कर ले। तो अपने पसंद के वकील से सलाह लेने की इसे व्यवस्था होगी। अगर कोई व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति है गरीब आदमी है, उसके पास इतना पैसा नहीं कि वकील की व्यवस्था कर सके, तो न्यायालय उसके लिए एक सरकारी वकील की व्यवस्था कराता है। इसी के तहत सरकारी वकील किसी व्यक्ति का केस लड़ते हैं इसी आर्टिकल के तहत। निवारक निरोध कानून बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है। ये निवारक निरोध आर्टिकल 22 के तहत आता है। किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व गिरफ्तार किया जाता है। अब लग रहा होगा कि ऐसा कौन सा इनके पास यंत्र है कि ये पता कर ले कि व्यक्ति अपराध करने जा रहा है और इससे पहले इसको गिरफ्तारी कर लें। तो ये जो है जनरली निवारक निरोध कानून आप देखेंगे, जैसे भी जम्मू कश्मीर में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो जम्मू कश्मीर के जो लोकल लीडर थे उनको नज़रबंद कर दिया गया, उनके घर में उनको बंद कर दिया गया, क्योंकि ये सरकार जानती थी कि जब इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे तो ये कुछ न कुछ इस तरीके का बयान देंगे जिससे वहाँ का माहौल बिगड़ेगा, और माहौल बिगड़ेगा इससे पहले इनको नज़रबंद कर दिया जाए ताकि ये कुछ बोल न सकें। अधिकतम किसी व्यक्ति को 3 महीने तक आप घर में नज़रबंद कर सकते हैं। उसके बाद एक कमेटी बनती है, कमेटी अगर तय करेगी तब उससे ज़्यादा व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर सकते हैं। तो किसी व्यक्ति को उसके घर में नज़रबंद कर देना ही निवारक निरोध कानून है, यानी कि अपराध करने से पूर्व ही उसकी गिरफ्तारी हो जाए। तो ऐसा ज़्यादातर देखने को जम्मू कश्मीर में मिलता है। मीसा कानून आर्टिकल 22 के तहत कुछ कानून समय समय पर बनाए गए हैं और उसके हिसाब से संविधान में उस चीज़ को की जांच की गई और लगा कि ये नहीं, संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उसको बाद में समाप्त कर दिया गया। मीसा कानून इसे 1971 में बनाया गया, 1979 में समाप्त कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव की जो बड़ी बेटी हैं मीसा यादव, उन्हीं इसी नाम के तहत उनका भी नाम रखा गया। तो 1971 में बना, 1979 में समाप्त हो गया। टाडा 1987 में बना, 1995 में समाप्त हो गया। आपको पता होगा शायद कि संजय दत्त इसी के तहत गिरफ्तार हुए थे, बाद में उन पर टाडा का हटा दिया गया था। जो मुंबई में जो सीरियल बम ब्लास्ट 1993 में हुए थे उसी के तहत संजय दत्त की गिरफ्तारी हुई थी। तो पहले उन पर टाडा ही कानून लगा था, बाद में वो कानून पे हटा दिया गया था। तो ये 1987 में बना, 1995 में समाप्त कर दिया गया। पोटा 2001 में बना, 2004 में इसे समाप्त कर दिया गया। तो ये था स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। आगे हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा।
और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।